हेलो एवरीवन, संकलन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और हम देख रहे हैं, आज अपन पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक है ये अपनी एनसीईआरटी क्लास 6 और अपनी है ज्योग्राफी और ये अपना है पहला चैप्टर। तो हम एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें 8 चैप्टर है क्लास 6 में, अपन सबको देखेंगे बारी बारी करके। आज अपना पहला चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। सौरमंडल में पृथ्वी के बारे में आज अपन पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी बुक का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे है कि सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले 1 या 2 चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं और कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ की बात करें कि इन चमकीली वस्तुओं के साथ साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। हम चंद्रमा को देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार ही देख सकते हैं। यानी जो चंद्रमा होता है, अपना चांद होता है, वो पूर्ण यानी जब पूरा गोल होता है, वो अपन महीने में खाली एक बार ही देख सकते हैं। और यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा होती है। इस रात को क्या बोलते हैं? जिस दिन अपने को पूरा चांद दिख जाता है, उस रात को अपन पूर्णिमा बोलते हैं। यानी पूर्णिमा वाले दिन अपन पूरा चांद देख सकते हैं और ये सिर्फ महीने में एक बार ही देखा जा सकता है। यह नए चंद्रमा की रात्रि फिर क्या है कि 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यानी 15 दिन के बाद चांद बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ऐसी रात अगर आसमान में साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। फिर आगे है कि क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा व इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते। यानी इनका कहने का मतलब है कि जो चांद और जो तारे होते हैं वो दिन में क्यों नहीं दिखाई देते? तो वो इसलिए दिखाई नहीं देते कि जो सूर्य का प्रकाश होता है वो अत्यधिक तेज होता है, या उन तारों के प्रकाश से अत्यधिक तेज होता है, जिसकी वजह से हम तारे और जो अन्य खगोलीय पिंड हैं उनको हम नहीं देख सकते। जो अपना चंद्रमा होता है वो दिन में भी रहता है, लेकिन वो सूर्य के प्रकाश के कारण अपने को दिखाई नहीं पड़ता है। फिर आगे है कि सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। अब यहाँ से एक थ्योरी आती है कि खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? तो सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं उनको हम खगोलीय पिंड कहते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। इस पैराग्राफ का मतलब है कि कुछ खगोलीय जो पिंड होते हैं रात में चमचमाते हैं, वो गैसों से बने होते हैं और उस तारों के पास खुद की ऊष्मा होती है और खुद का ही प्रकाश भी होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। जो ये खगोलीय पिंड होते हैं, इन छोटे छोटे खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। और सूरज भी एक तारा ही है जो हमसे बहुत ही नजदीक है, इस वजह से ये अन्य तारों से बड़ा दिखाई देता है। फिर अपन नेक्स्ट की बात करें कि रात के समय क्या बोला गया है कि रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। यानी जो अनगिनत तारे होते हैं वो भी सूर्य के जैसे ही चमकदार हैं, लेकिन उनकी दूरी सूर्य की अपेक्षा हमसे बहुत ही ज़्यादा दूर है। इस वजह से उनका आकार भी छोटा दिखाई पड़ता है और हम उनकी ऊष्मा और प्रकाश को भी महसूस नहीं कर पाते हैं। फिर आगे बताया गया है कि आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज भी
कितना छोटा दिखाई पड़ता है। यानी वही एग्जाम्पल देकर समझाया गया है कि जिस प्रकार एक हवाई जहाज ज़मीन पर होता है, हम उसको एयरपोर्ट पर जाके देखते हैं तो वो काफ़ी बड़ा दिखाई देता है, लेकिन वही हवाई जहाज अगर आसमान में उड़ रहा है, यानी हवाई जहाज की और अपनी दूरी बहुत ही ज़्यादा है, तो वो अपने को एकदम छोटा दिखाई देता है। उसी प्रकार जो अन्य तारे हैं वो भी सूर्य के समान ही बड़े हैं, लेकिन वो सूर्य से ज़्यादा दूरी पर हैं, यानी हम उनको देखने पर वो हमें एकदम छोटे छोटे दिखाई पड़ते हैं, और सूरज उनसे नज़दीक है तो इसलिए सूरज बड़ा दिखाई देता है, और हम सूर्य की गर्मी और उष्मा को भी महसूस कर सकते हैं। फिर आगे बताया गया है कि रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अब यहाँ से एक परिभाषा निकलती है कि नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं, तो ये हो जाएगा कि तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां ही नक्षत्र मंडल कहलाती हैं। तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई आकृतियां ही नक्षत्र मंडल कहलाती हैं। फिर क्या है कि अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि। सप्तऋषि यानी 7 ऋषि, 7 संत, यही 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का ही भाग है। तो क्या बताया गया है कि जो अपना सप्तऋषि मंडल है, 7 ऋषि, यानी सप्त का मतलब होता है 7 और ऋषि यानी संत, यह 7 तारों का समूह है जो नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का ही भाग है। यानी जो सप्त ऋषि मंडल है अपना, वो भी इसी बिग बियर या अर्सा मेजर के ही मंडल का भाग है। यानी जो चित्र में बताया गया है, चित्र 1.a, ये है सप्तऋषि। ये सब अपने सप्तऋषि ही है। ये रहे, ये जो 7 तारे दिख रहे हैं ये अपने को सप्तऋषि मंडल है। ये ही अपने बिग बियर या फिर अर्सा मेजर का भाग है। ठीक है, बिग बियर या अर्सा मेजर का ही भाग है। फिर आगे बताया गया है, आगे बोला गया है कि अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में अधिक तारे और ग्रह नक्षत्र मंडल को दिखाए। इसको छोड़ते हैं, फिर देखते हैं कि प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता था, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। जो यानी ये अपना ध्रुव तारा है, ये हमेशा उत्तर दिशा में ही दिखाई देता है। ये चीज भी याद रखने लायक है कि जो ध्रुव तारा है वो हमेशा उत्तर दिशा में ही दिखाई देगा। तो यहाँ पे देखिए, ये उत्तर दिशा है, ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम है, और यहाँ पे अपनी एक बच्ची खड़ी है जो ध्रुव तारे की ओर देख रही है, जो हमेशा उत्तर दिशा में ही दिखाई देगा। फिर बात करते हैं कि यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 1.1 में देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उससे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। यानी जो ये सप्तऋषि मंडल है, ये तारे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। जो 2 तारे हैं इनको मिलाकर एक काल्पनिक रेखा खींची जाए तो वो हमेशा ध्रुव तारे को ही दिखाती है, यानी ध्रुव तारे को ही व्यक्त करती है। इस ध्रुव तारे की सहायता से प्राचीन समय में लोग दिशाओं का ज्ञान रखते थे, क्योंकि ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में ही स्थित रहता है। फिर आगे बात करें, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। अब एक परिभाषा यहाँ पर भी आगे कि ग्रह क्या होते हैं, तो कुछ खगोलीय पिंड जिनमें अपना प्रकाश व ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, और ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट यानी प्लैनेट या ग्रीक भाषा के प्लेन्टाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। ग्रह क्या होते हैं? चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। सही बात है, अपने पृथ्वी पर कोई भी अपना खुद का तारा नहीं है, ना पृथ्वी एक स्वयं तारा है। हम सूर्य की ऊष्मा से और सूर्य के प्रकाश से ही पृथ्वी पर जीवित रह पाते हैं। तो ये अपना एक ग्रह हो गया। फिर जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है, यानी जो अपना सूर्य है, ये पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। सूर्य सबसे नजदीक का तारा है, इसी वजह से हम इसकी ऊष्मा और ऊर्जा को महसूस कर पाते हैं। फिर
पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह ही चमकती हुई प्रतीत होगी। फिर आगे बताया गया है कि कुछ रोचक तथ्य इनमें क्या है कि बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। यानी जो बृहस्पति ग्रह है उसके चारों ओर ऐसे छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। फिर आगे अपन बात करते हैं, ये अपना डायग्राम है। ये अपना सौरमंडल का डायग्राम है। इस सौरमंडल के डायग्राम में देखें तो सबसे पहले ये है, ये अपना सूर्य हो गया यहाँ पर। उसके बाद सबसे पहला हो गया मरक्यूरी, बुध। बुध के बाद अपना हो गया शुक्र, वीनस बोलते हैं। वीनस के बाद अपना हो गया है अर्थ, पृथ्वी। उसके बाद मंगल। फिर ये है शूद्र ग्रह पट्टी, ये शूद्र ग्रह पट्टी है। उसके बाद बृहस्पति हो गया, फिर अपना शनि हो गया, फिर यूरेनस हो गया और फिर हो गया नेपच्यून। अब इनके बारे में पढ़ते हैं अपन। और जो ये दी गई है, जैसे ये 108 है, 58 है, 150 है, 228 है, ये है इनकी दूरी 1 मिलियन, यानी इसकी दूरी है 58 मिलियन किलोमीटर। वहीं शुक्र की है 108 मिलियन किलोमीटर, वहीं पृथ्वी की है 150 मिलियन किलोमीटर। ये इनकी दूरी दी गई है सूर्य से। अब इनके बारे में देखते हैं तो क्या है कि बुध, बुध के बारे में बताया गया है कि सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 88 दिन में लगाता है और अपने अक्ष पर घूर्णन 59 दिन में कंप्लीट कर लेता है। यानी सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण, यानी जो बुध है, ये अपना बुध ग्रह है, ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमण तो 88 दिन में कंप्लीट कर लेता है। यानी कि 88 दिन के अंदर ये सूर्य के चारों ओर ऐसे चक्कर लगा देता है। फिर बात करें कि अपने अक्ष पर घूर्णन, यानी खाली ये यहीं पर ऐसे गोल 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 घूमेगा, उसमें दिन लगाएगा, 59 दिन का टाइम लगा देता है। फिर बात करें शुक्र की, तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमण 255 दिन में कर लेता है और अपने अक्ष पर घूर्णन 243 दिन में कर लेता है। यानी सूर्य के चारों ओर तो चक्कर 255 दिन में कंप्लीट कर लेगा और अपने अक्ष पर ही घूर्णन, जैसे अपना ग्लोब होता है ना, ग्लोब अपन टेबल पर रख के घुमाते हैं तो वो होता है अक्ष, उस अक्ष पर घूर्णन ये 243 दिन में कंप्लीट कर लेगा। वहीं अपन पृथ्वी की बात करते हैं तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 365 दिन में कंप्लीट कर लेती है और अपने अक्ष पर घूर्णन 1 दिन में कंप्लीट कर लेती है। इस अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। फिर बताई गई है चंद्रमा की संख्या। चंद्रमाओं की संख्या का इससे कहने का मतलब है कि उपग्रहों की संख्या, तो इसमें उपग्रहों की संख्या 1 है, यानी पृथ्वी के उपग्रह 1 है अपना चंद्रमा। फिर बात करते हैं मंगल ग्रह की, तो यह सूर्य के चारों ओर परिक्रमण 687 दिन में लगा लेगा और अपने अक्ष पर घूर्णन 1 दिन में कंप्लीट कर लेता है और इसमें चंद्रमाओं की संख्या 2 हो गई, यानी मंगल के 2 उपग्रह हो गए। फिर अब आगे बताया गया है कि आंतरिक ग्रह सूर्य के बहुत नजदीक होते हैं और ये चट्टानों से बने होते हैं। यानी आंतरिक ग्रहों की श्रेणी में 4 ग्रह आ गए अपने। 4 ग्रह कौन से आ गए? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। इनको हम आंतरिक ग्रह बोला जाता है। यानी अपन बात करें कि आंतरिक ग्रह कौन कौन से हो गए? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये सूर्य के बहुत अधिक नजदीक है और ये चट्टानों से बने होते हैं। फिर बात करते हैं बृहस्पति की, तो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 11 साल 11 महीने लगभग 12 साल में, यानी बृहस्पति सूर्य के चारों ओर एक चक्कर 12 साल में कंप्लीट कर लेता है और अपने अक्ष पर घूर्णन 9 घंटे और 56 मिनट में कंप्लीट कर लेता है। यानी 9 घंटे और 56 मिनट के अंदर ही इसमें दिन और रात हो जाते हैं। और चंद्रमाओं की संख्या है लगभग 53, यानी इसके उपग्रह है 53। फिर बात करते हैं शनि की। शनि की अपन बात करें तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमण 29 साल और 5 महीने, यानी शनि है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर 29 साल और 5 महीने में कंप्लीट करता है। अपने अक्ष पर घूर्णन यानी ग्लोब जैसे घूर्णन 10 घंटे 40 मिनट में कंप्लीट कर लेता है। इसके भी चंद्रमाओं की संख्या लगभग 53 ही है। फिर बात करें यूरेनस की। यूरेनस सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करेगा 84 साल में, यानी 84 साल में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाता है यूरेनस और अपने अक्ष पर घूर्णन कर लेगा 17 घंटे 14 मिनट में और चंद्रमाओं की संख्या है लगभग 27। फिर बात करें नेपच्यून की,
तो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 164 साल में कंप्लीट करता है ये, और अपने अक्ष पर घूर्णन 16 घंटे 7 मिनट में, चंद्रमाओं की संख्या 13, और ये कहलाते हैं बाह्य ग्रह, यानी सूर्य से बहुत दूर है तथा बहुत बड़े आकार के हैं। ये गैस और तरल पदार्थों से बने हैं। यहाँ पे अपने को याद रखने लायक चीजें हैं 3-4 कि आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं, 4 होते हैं। बाह्य ग्रह भी 4 होते हैं। आंतरिक ग्रह किनको बोला जाता है कि जो सूर्य के बहुत अधिक नजदीक होते हैं और चट्टानों से बने हैं। कौन कौन से, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। फिर बाह्य ग्रह की बात करें, क्योंकि ये सूर्य से बहुत अधिक दूर होते हैं, इनका आकार बड़ा होता है, ये गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं। और जो क्षुद्र ग्रह की जो पट्टी होती है, ये मंगल और बृहस्पति के मध्य पाई जाती है। ये भी एक याद रखने लायक चीज है कि क्षुद्र ग्रह की जो पट्टी होती है वो मंगल और बृहस्पति के मध्य पाई जाती है, यानी जो अपना अंतिम आंतरिक ग्रह होता है और जो प्रथम बाह्य ग्रह होता है उनके मध्य पाई जाती है। ये चीज भी अपने को याद रखनी है। अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं पेज नंबर 4 की। पेज नंबर 4 में है कि आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। जैसे ये अपना सूरज हो गया, ये सूरज हो गया, इस सूरज के चारों ओर अपनी पृथ्वी चक्कर लगाती है। ये अपनी पृथ्वी हो गई, यहाँ पे लिख देते हैं अर्थ। लेकिन जो चंद्रमा है ये अपनी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, यानी ये हो गया अपना मून। ठीक है, यानी जो मून होता है वो पृथ्वी का सहचर, यानी इसी के साथ साथ चक्कर लगाएगा। तो ये इसी के साथ चक्कर लगाएगा और उसके साथ साथ ही अपनी पृथ्वी भी सन के यानी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाएगी। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह भी हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं, वो अपन अभी पढ़ के आ चुके हैं 8 ग्रहों के बारे में। अब ये चीज भी देखते हैं कि क्या आप जानते हैं कि पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता था। सौर शब्द का अर्थ होता है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों को लिखें, ये चीज अपन बाद में करेंगे। अब बात करते हैं सौरमंडल की, जिसका अपन पढ़ के आए हैं। सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। हम सौर परिवार नाम देते हैं और जिसका मुखिया सूर्य होता है। यानी सौर मंडल में क्या क्या सम्मिलित है, सूर्य, अपने 8 ग्रह और उन 8 ग्रहों के उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं और उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिनका मुखिया सूर्य होता है। अब बात करते हैं सूर्य। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित होता है। यह बहुत बड़ा है और अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इसे सौरमंडल को बांधे रखता है। यानी जो सूरज का, जैसे अपनी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है, वैसे ही सूर्य का भी गुरुत्वाकर्षण बल है। उस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही जो सूर्य के 8 ग्रह हैं वो उसी के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। और सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। यानी जो सौरमंडल में बाकी ग्रह हैं उनके पास स्वयं का प्रकाश और ऊष्मा नहीं है, वो सूर्य के प्रकाश और ऊष्मा से ही अपना काम चलाते हैं। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अब आगे बात समझ में कि जो सूर्य है वो भी एक तारा ही है, लेकिन ये तारा अपनी पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है सूर्य। लेकिन नजदीक होने के बावजूद भी हम इसकी अत्यधिक जो तेज ऊष्मा होती है उसको महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। ये चीज अपने को याद रखनी है। फिर आगे बात करते हैं ग्रहों की। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं सूर्य से दूरी के अनुसार। यानी सबसे पहले बुध है, फिर शुक्र, मंगल, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। आगे दिया गया है कि सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का आसान तरीका बताया गया है। जैसे माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, यानी माई से बन गया मरक्यूरी, वी से बन गया वीनस, मरक्यूरी से बुध, वीनस से शुक्र और ई से अर्थ, अर्थ से पृथ्वी बन गया, एम से मार्स, मार्स से मंगल और जे से जुपिटर, सैटर्न से शनि और यू से यूरेनस और एन से नेपच्यून। ये हो गए अपने 8 ग्रहों के नाम। कैसे शॉर्ट ट्रिक बताई गई है कि माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस
नट्स। फिर इसके बाद बात करें कि ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है। यह ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का विवरण। यह दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है जिसमें जीई का शब्द होता है पृथ्वी व ग्राफिया का अर्थ होता है लिखना। तो इसीलिए जियोलॉजी होती है पृथ्वी का अध्ययन, जियोमेट्रियर होता है पृथ्वी का मापन और जियोइड होता है पृथ्वी के आकार का अनुरूप। अब बात करें कि सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं और ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले होते हैं। यानी एक ये वाला भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जो ग्रह होते हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उनका पथ होता है वो पथ किस आकार का होता है? तो पथ होता है दीर्घ वृत्ताकार, यानी इस प्रकार का वो पथ होता है। वृत्ताकार होता है ऐसे गोल, लेकिन ये ऐसे दीर्घ वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं और ये चक्कर क्या कहलाता है? कक्षा कहलाती है। ये पथ क्या हो गया? कक्षा कहलाती है। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में केवल इसे 88 दिन ही लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। ये भी एक याद रखने चीज है कि शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार व आकृति लगभग पृथ्वी के समान ही है। यानी पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे बोला जाता है? शुक्र को। क्यों बोला जाता है? क्योंकि शुक्र का आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के समान ही है, इस वजह से शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह बोला जाता है। और सबसे नजदीक का कौन सा ग्रह है सूर्य के? वो हो गया अपना बुध। फिर अभी तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 UB 313 सीरस तथा प्लूटो बोने ग्रह कहे जा सकते हैं। यानी इनको बोना ग्रह बोल के इनको ग्रहों की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया। फिर इसी में है कि क्या आप जानते हैं रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। यानी खगोल शास्त्र किन्हें बोला जाता है? जो खगोलीय पिंडों एवं उन खगोलीय पिंडों, यानी खगोलीय पिंड क्या होते हैं? ग्रह। उन ग्रहों की गति के बारे में जो अध्ययन करता है उसे बोला जाता है खगोल शास्त्री। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्य को खोजने में लगे हुए हैं। फिर अपन आगे बात करें पृथ्वी के बारे में। तो पृथ्वी क्या है? इस सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा है। यानी सबसे पहले सूरज आ गया, फिर बुध आ गया, फिर शुक्र आ गया, उसके बाद पृथ्वी आएगी और फिर आएगा मंगल। तो सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा है। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके भू आकार को भू आब कहा जाता है और भू आब का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। ये चीज भी याद रखने लायक है कि दूरी के हिसाब से तो पृथ्वी तीसरे नंबर पर है, लेकिन आकार में बात करें तो यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है जो ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यानी ऐसी पृथ्वी है तो ये ध्रुव यहाँ वाले यहाँ पे ये थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू आब कहा जाता है और भू आब का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। अब बात करते हैं कि जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। यानी जो सूर्य के 8 ग्रह हैं उन 8 ग्रहों पर जीवन खाली पृथ्वी पर ही पाया जाता है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अत्यधिक ठंडी। यहाँ पानी व वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। फिर पूछा जाए कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इस वजह से अंतरिक्ष से देखने पर यह नीली प्रतीत होती है। अब देखते हैं कि क्या आप जानते हैं कि प्रकाश की गति लगभग 3 लाख प्रति घंटे प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है।
यानी सूर्य के जो प्रकाश होता है उसकी गति होती है 3 × 10⁶ किलोमीटर प्रति सेकंड। और इस गति के बावजूद सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में भी 8 मिनट का टाइम लगा देता है। यानी सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट। और प्रकाश की गति कितनी है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अब बात करते हैं चंद्रमा की। तो चंद्रमा की बात करेंगे, यह हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, जो है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यानी ये अपनी पृथ्वी हो गई तो चंद्रमा का व्यास 1/4 यानी इतना ही होगा। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह के अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। कहने का मतलब है कि ये बड़ा इसलिए दिखाई देता है कि अन्य जो ग्रह होते हैं उनसे ये अपेक्षाकृत अपनी पृथ्वी के नजदीक है, इस वजह से ये बड़ा दिखाई देता है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। यानी पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी कितनी है? 3,84,400 किलोमीटर। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। रोचक तथ्य में बताया गया है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। यानी चंद्रमा की सतह पर चंद्रमा पर जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। इन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। अब बात करते हैं कि उपग्रह क्या होते हैं। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यानी ये अपना हो गया सूरज, यानी ये हो गया सन, और ये अपनी हो गई पृथ्वी। ठीक है, तो जिस प्रकार पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है उसी प्रकार चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो यही कहने का मतलब है कि जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसेट, IRS और एड्यूसेट इत्यादि है। ये होता है कि रॉकेट के यानी रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में ग्रहों का विस्थापन। फिर आगे बात करते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी का लगभग एक चक्कर 27 दिन में पूरा कर लेता है। क्या बताया गया है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में कंप्लीट कर लेता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा कर लेता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी में हमेशा चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। यानी ये अपनी हो गई अर्थ और ये हो गया मून। तो जो मून है ये एक चक्कर, यानी ये अपना जो एक चक्कर है ये 27 दिन के अंदर कंप्लीट कर लेता है। और अपने अक्ष पर भी घूर्णन, यानी अक्ष पर जैसे अपना ग्लोब होता है, ग्लोब अपन गोल गोल घुमाते हैं तो उसका अक्ष तो एक ही है और वो खाली गोल गोल घूमता है। तो वो गोल वाला चक्कर भी अपने अक्ष पर भी घूर्णन वो 27 दिन में ही कंप्लीट करता है। उस वजह से हमें चंद्रमा का एक भाग ही दिखाई पड़ता है, क्योंकि जैसे जैसे वो घूमता जाएगा वैसे वैसे ही अपनी पृथ्वी भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती जाएगी। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। यहाँ न तो पानी है और न ही वायु। यानी चंद्रमा पर न तो पानी है और न ही वायु। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। अपन देखते हैं यहाँ से चंद्रमा को रात में तो अपने को छाया सी छाया प्रतीत होती है, वो दरअसल वहां पर गड्ढे, पर्वत और मैदान है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। यानी जिस दिन पूरा चांद दिखाई देता है उस दिन अपन इन गड्ढों को यहाँ से देख सकते हैं जो अपने छाया के रूप में दिखाई देता है। फिर बात करें शूद्र ग्रह की। शूद्र ग्रह क्या होते हैं कि तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को शूद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल व बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं, जैसा अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। ये रहे शूद्र ग्रह। ये देखो, ये अपना मंगल हो गया और ये अपना हो गया बृहस्पति, जुपिटर। इनके मध्य जो बेल्ट पाई जाती है छोटी छोटी, ये होता है शूद्र ग्रह। फिर
वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह ही के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। यानी ये कोई अपना ग्रह हो गया और इसमें कोई विस्फोट हो गया तो जिससे जो टुकड़ा टूट के बना वो इस क्षुद्र ग्रह में आकर शामिल हो जाता है। तो क्षुद्र ग्रह ग्रह ही के भाग होते हैं जो बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो जाते हैं। फिर बात करते हैं उल्कापिंड की। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। यानी जो उल्कापिंड होते हैं कभी कभी अपनी अर्थ के ये पृथ्वी के बहुत नजदीक आ जाते हैं। उस नजदीक आने के बाद जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल होता है उस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी इनको अपनी तरफ खींचने लग जाती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। यानी जो अपनी पृथ्वी पर वायुमंडल है उस वायुमंडल में घर्षण के कारण ये गर्म होकर जलने लग जाते हैं, जिसके फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारों, खुले आकाश में और एक और दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? क्या बताया जा रहा है कि आपने तारे खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर फैली सफेद पट्टी, यानी जो सफेद पट्टी फैली हुई है यहाँ पर, ऐसी पट्टी आप लोगों ने भी देखी होगी। यह लाखों तारों का एक समूह है। यह पट्टी आकाश गंगा कहलाती है, मिल्की वे। यानी जो ये पट्टी है ये लाखों तारों का एक समूह है। यहाँ पर छोटे 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 तारे बहुत हैं। हमारा सौरमंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। यानी जो आकाश गंगा है इसको अपन आकाश गंगा बोलते हैं, जो एक लाखों छोटे छोटे तारों का समूह है। और हमारा सौरमंडल भी इसी आकाश गंगा का एक छोटा सा भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की बहती नदी से की गई थी। यानी पहले अपन सोचा करते थे कि जो ये आकाश की है ये नदी बह रही है। इस प्रकार आकाश में करोड़ों तारों, बादलों, गैसों की एक प्रणाली है और इसी प्रकार इसका नाम भी आकाश गंगा पड़ा था, क्योंकि बहती हुई है इस वजह इसको आकाश की गंगा बोला गया। फिर बताया गया है कि आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों और गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ठीक है, यानी इस प्रकार की जो अपनी आकाश गंगा देखी है अपन ने, ये आकाश गंगा है जो लाखों तारों का एक समूह है। और अपना सौरमंडल भी इसी आकाश गंगा का एक छोटा सा भाग है। फिर बताया गया है कि ये ऐसी ही बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं, बहुत सारी। तो ये आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की सभी विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। यानी संपूर्ण ब्रह्मांड, यानी अपने पृथ्वी पर अपने ब्रह्मांड में कितनी आकाश गंगाएं हैं अभी तक अपने को एग्जैक्ट नंबर पता नहीं चला है। हम बस इस आकाश गंगा का इस ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है। फिर आगे बताया गया है कि क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बना सकते हैं? आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाश गंगा का एक भाग है जो एक ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े अन्य तथ्य इस पर विचार किया। जैसे ये ब्रह्मांड हो गया, ब्रह्मांड में ही एक अपनी आकाश गंगा होगी, छोटी सी हिस्सा, और उस छोटे से हिस्से में अपना आ गया सौरमंडल, और उस सौरमंडल में अपना आ गया पृथ्वी, और पृथ्वी पे आ गए अपन। तो यानी ये हम हैं और ये पूरा ब्रह्मांड है, और ये कितना बड़ा है, कितना विशाल है, ये अभी तक अपने को नहीं पता है। तो ये अपने आ गए क्वेश्चन यहाँ पे अभ्यास कि ग्रह और तारे में क्या अंतर होता है। ग्रह होते हैं जिनका स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता, ये सूर्य से अपने प्रकाश और ऊष्मा अर्जित करते हैं। तारे में स्वयं की प्रकाश और ऊष्मा होती है। ठीक है, और सूर्य से पृथ्वी से उनकी दूरी के ग्रहों के नाम लिखिए। ये आपने बताया था, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, जुपिटर, वो अपना अरुण और वरुण। ठीक है, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी पर पानी है, पृथ्वी पर जल है, पृथ्वी पर ऑक्सीजन है, पृथ्वी ना ही ज़्यादा गर्म है ना ही ज़्यादा ठंडी है, यहाँ पर जीवन भी संभव है। इस प्रकार पृथ्वी को अद्भुत ग्रह कहा जाता है। फिर क्या बताया गया कि हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं? क्योंकि यह अपना परिक्रमण काल भी 27 दिन में पूरा करता है, और अपने जो घूर्णन काल भी, अपने अक्ष पर घूर्णन भी 27 दिन में ही कंप्लीट करता है। इस वजह से हम चंद्रमा के एक ही भाग को देख पाते हैं।
ठीक है, ये अपना अभ्यास हो गए और ये अपना चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है। आप लोगों को अच्छे समझ आ गया होगा। जो आपको ज़रूरी लगे वो नोट्स बना लेना। और इसकी जो पीडीएफ है, ये वाली पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है संकलन क्लासेस। इनके बीच में कोई भी गैप नहीं है। आप सर्च करेंगे तो आपको हिंदी में ऐसे जो अपने यूट्यूब चैनल का नाम है वही उसी नाम से संकलन क्लासेस करके टेलीग्राम पर चैनल मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।